गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 116 है। स्टार्टिंग के 90 डेज में हमने सिलेबस को कंप्लीट किया था। उसके बाद अगली 15 क्लासेस में हमने रिवीजन किया था। उसके बाद स्टार्ट किए थे हमने मॉक टेस्ट लगाने। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 11 है। रेलवे की ये अपने मॉक टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन इनका लेवल रेलवे के कंपैरिजन में पास्ट में पूछे गए सवाल देख लो या प्रेजेंट में जो आपकी रेलवे की एग्जाम चल रही है उसके क्वेश्चंस देख लो, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ आपको सीखने को मिले उनको अपने नोट्स में शामिल करते हुए जाना है। कैलकुलेटिव नेचर के सवाल में डाले जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन करने की एक्चुअल में अप्रोच क्या होती है। चलो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात और, टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस के PDF मिलते हैं, क्लासेस के लिंक मिलते हैं। नीचे वाले पार्ट पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने, इस एक सवाल के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। सबसे पहले आपसे पूछा है इसने मीडियन। मीडियन क्या होता है भाई? हिंदी में मीडियन को कहते हैं हम लोग माध्यिका। ठीक है, इंग्लिश की लैंग्वेज के हिसाब से आपको रिप्लाई करना है। पहले आपको माध्यिका बतानी है, उसके बाद हमारा होता है मोड। मोड को हम लोग कहते हैं, यहां पर माध्यिक शब्द इसने काम में लिया है। और इसके बाद अगला पार्ट आपका होता है मीन। मीन का मतलब अपना हो जाता है माध्य। थोड़ा सा मैं एक बार के लिए इन चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आपको निकालना है। माध्य, माध्यक, माध्यिका। ट्रांसलेशन हो गया। मीडियन असल में जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारा? पोजिशनल एवरेज। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से जो सबसे बीच में वैल्यू निकल के आती है वो हमारी होती है मीडियन। मोड क्या होता है? मोड या माध्यक या फिर बहुलक। मोड आपका वो होता है, जैसे थोड़ा सा याद करने के लिए एक टर्म भी काम में ली थी कि जिसका लक सबसे ज्यादा काम करता है। कहने का मतलब इनमें जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट हुआ है वो आपका होता है मोड। इसके बाद मीन की बात करें तो मीन असल में क्या था आपका? मीन आपका था सिर्फ और सिर्फ एवरेज निकालना या फिर औसत निकालना। देखो, इसको निकालना होता है तो सारी की सारी चीजों को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। या तो उनको आरोही क्रम में लगा लो या उनको आप अवरोही क्रम में निकाल लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मोड वाला, इसको निकालना बड़ी ही इजी सी टास्क है। ये जितने भी नंबर दे रखे हैं इनमें कॉमन सेंस लगाओ, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? 9 की बात करें तो 2, 3, 4 बार रिपीट हो रहा है। 8 की बात करें तो 2 ही बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो मोड निकल के आएगा वो क्या होगा? 9। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा क्या हो जाता है? मोड। चलो एक एक करके अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास नंबर क्या है? 5 है। उसके बाद एक ही बार अपने पास क्या है? 7। उसके बाद 3 बार हमारे पास यहां पर क्या मैनेज हुआ है? 8। और उसके बाद 9 की बात करें तो 9 हमारे पास क्या है? 4 बार। 4 बार लिखा। अब ऑब्जर्व करना जरा, यहां पर कितने नंबर है? 4 नंबर ये, 4 नंबर ये, 8 और एक ये 9। तो इसका मतलब आपका जो मीडियन है वो क्या होता है? आपका पोजिशनल एवरेज। कहने का मतलब अपनी स्थिति के हिसाब से जो सबसे बीच की वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है मीडियन। तो सबसे बीच की जो वैल्यू आई इस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, इस हिसाब से ये क्या निकल के आ गई? हमारी 8। ठीक है, एवरेज की बात करें या मीन की बात करें या मध्य की बात करें, सिंपल सी बात है, नो वैल्यू है आपके पास। सबको ऐड कर दो, 9 का डिवीजन कर दो। सबको ऐड करोगे तो देखना 9 4 36 आपका ये हो गया, 8 3 24 ये हो गया, 60 हो गया, 60 और यहाँ पर 7 5 12, सबका सम 72। डिवीजन करना है, कितने डेटा है भैया आपके पास? 9। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? 8। ठीक है, इस पर्टिकुलर सवाल में हिंदी और इंग्लिश का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। चलो भाई, अगला जो सवाल आपके सामने उसने आपसे पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर डेटा के कलेक्शन की आपको रेंज बतानी है। रेंज या फिर परास। सिंपल सा मतलब क्या है भाई? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब बिखराव मैक्सिमम से मिनिमम तक कितना है। तो यहां पर सीधे से अगर आप डेटा को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी है भाई? यहां पर 2। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो देखना जरा, 9 सबसे बड़ी वैल्यू है।
मैक्सिमम और जो आपका मिनिमम वैल्यू जो होती है उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही आपकी क्या कहलाती है, रेंज। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो, स्टैटिस्टिक्स को जब हमने पढ़ा था तब भी इस बात को हमने गहराई से समझा था, उसमें तो कई सारी चीजों को हमने गहराई से समझा था, 2 सेशन थे कुल मिलाकर के। देखना, इसने क्या कहा कि इफ 3 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू में 81 है और 81 टू दी पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू में आपका 3 है, x स्टार y का मतलब है x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जरा, कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे कंपैरिजन में, सिंपल सा तरीका था भाई, इनका जो बेस है उसको आप सेम कर सकते हैं। 3 को देखो, 81 को देखो, 3 की पावर 1 तो 3 हो गया, 3 की पावर 4 करते हो तो उसे क्या लिख सकते हो आप, 81। 3 टू दी पावर x प्लस वाई, इधर से क्या लिख लोगे, 3 टू दी पावर 4, 81 आ गया। अगले वाले में क्या लिखा है, 3 टू दी पावर आप लिखेंगे 4 और फिर यहां पर क्या है आपके पास x माइनस वाई। ठीक है, ये आपको सिखाया जा चुका है पहले भी। इधर क्या है, 3 टू दी पावर 1। अब देखो ऊपर वाले में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही केसेस में बेस कितना आपका 3, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर लगी हुई पावर x प्लस वाई की जो वैल्यू है यहां से वो क्या निकल के आएगी आपकी 4। यहां देखो दोनों का बेस सेम है तो आप यहां क्या कह सकते हैं, 4 इंटू में x माइनस वाई इक्वल्स टू में 1। मैं सीधे सीधे अगर x माइनस वाई लिखना चाहूं तो मेरा क्या निकल के आएगा, 1/4। अब एक बार दोनों का क्या कर दो आप, एडिशन। एडिशन करोगे तो क्या आएगा भाई, 2x बराबर 4 प्लस 1 बटा में 4, कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम, 4 4 16 और 1 17। इस 2 को भी इधर भेज दोगे तो 17/8 आ जाएगा। दूसरे केस में क्या करो, इस इक्वेशन में से इसको लेस कर दो, क्या निकल के आएगा आपके पास, x से x कटा 2y आ गया, 4 में से 1/4 लेस कर दिया, 16 माइनस 1 15, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15, 2y होगा यहाँ पर, अपोन में 4, तो 2 को इधर भेज दिया 8। पूछा क्या है भाई आपसे, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है, तो 8 गुणा में 8 यहाँ पर नीचे की तरफ बैलेंस हो जाएगा 64। 15 को 17 से करें, 17 गुणा 5 85, कैरी आपके पास 8, 17 गुणा 1 17, 17 में 8 जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया, 25। तो यहां से रिजल्ट हो गया 255 डिवाइड बाई 64। अब काम की बात सुनो भाई, एग्जाम के अंदर ये चित्रकारी करने की नीड नहीं है। रीजन क्या है, क्या सच में उसने डेटा इतना उलझा करके दे रखा है कि हम लोग उसको लिखें अलग से फिर जस्टिफाई करें। सभी को पता है 3 की पावर 1 3 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। सिंपल सा लॉजिक है, 3 की पावर 4 3 की पावर x प्लस वाई के बराबर, x प्लस वाई सीधे सीधे क्या लिखते 4, ऐसे ही x माइनस वाई 1/4 हो जाता। निकालने का तरीका, एक बार एडिशन कर दो, एक बार सब्ट्रैक्शन कर दो, सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग यहां से बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, और इस सवाल के 3 स्टार लगा लेना। हालांकि हमने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, बीच बीच में अच्छे लेवल के सवाल आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से इस सवाल को समझना, ठीक है, कि भविष्य में इस टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने निकल के आ जाए तो तनाव ना हो। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसने क्या कहा, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सिंपल सा, कुछ चीजें मुझे रिपीट भी करनी पड़ेंगी। मैं आपसे ये कहता हूं कि 723 की पावर 84293 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपका सीधा सीधा रिप्लाई होगा कि सर इतना बड़ा सवाल तो था ही नहीं है। असल में क्या निकालना है, आपका टारगेट क्या है यहाँ पर 3, ठीक है, ये सारा का सारा मामला आपका यहाँ से हट जाता है। दूसरी बात देखना, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखना है कि 4 का डिवीजन करते हैं, अगर डिवीजन पूरा पूरा चला जाता है, रिमाइंडर 0 निकल के आता है तो 3 की पावर 4 को सोल्व करते थे, और अगर कोई रिमाइंडर निकल के आ जाता था 4 का डिवीजन करने के बाद तो आप उस रिमाइंडर को सोल्व करते थे। तो इसका मतलब 4 का डिवीजन तो हमें लास्ट के 2 डिजिट में ही करना होता है। लास्ट के 2 डिजिट आपके पास क्या है, 34, 34 में 4 का डिवीजन करोगे 32 तक हो गया, रिमाइंडर क्या निकल के आ गया 2। तो आप यहां से कहेंगे कि सर इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 9। अब ये 4 का डिवीजन क्यों किया, कैसे किया, इसका लॉजिक तो वहां पढ़ा दिया आपको, लेकिन ये बात जो है आपके सामने कि ऐसा ही किया जाता है। यहां पर आप 4 का डिवीजन करते हो इसके अंदर, और ये वाली जो
वैल्यू आपको दिख रही है, ये असल में क्या है, डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर निकल के आता वो वैल्यू है। चलो भाई, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, n की वैल्यू दे रखी है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डैश 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 फैक्टोरियल 99। अगर आप सबको ऐड करने का प्रयास करेंगे, पहले तो बात को समझो, फिर देखते हैं कि कितना पार्ट माइंड में हो सकता था, क्योंकि फैक्टोरियल से भी आपको डील करवा दिया था। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फिर 720, ये सारा का सारा मामला 5040, ये सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि इस सब का एडिशन आप करेंगे तो n का जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर जब हम लोग इसको ऐड करेंगे पूरे को, तो देखना जरा, उनका तो जीरो मेंटेन है, सारे के सारे जो नंबर हैं उनका जीरो मेंटेन है। यहाँ 24 और 6 30 और 3 33 की वजह से यूनिट डिजिट कितना मेंटेन होगा, 3 मेंटेन होगा। अब ये सारी की सारी कलाकारी आपको पहले भी सिखाई थी कि फैक्टोरियल 5 से जो फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबका यूनिट डिजिट 0 मेंटेन होता है। तो आपका काम क्या होता है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इनको ऐड कर दो। अगर इन सभी को काम में ले रखा है तो इधर वालों का सम 33 होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि असल में उसने मेरे से सवाल ये किया है 3 की पावर n की पावर n। यहां तक आप सीधे सीधे डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस डेटा को लिखना चाहूं तो इस डेटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 3 इंटू में n इंटू में n इंटू में n इंटू में कितनी बार आपका भी n टाइम्स लिखा जा सकता है। जैसे यहां पर 2 की पावर 5 होती तो आप क्या लिखते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितना 5 टाइम्स। अगर यहाँ 4 की पावर 4 होती तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम आप लिखते। तो ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, n का मल्टीप्लाई मैंने n टाइम्स लिख दिया। तो इसका मतलब इस पावर की जगह हमने इस बात को इजी कर लिया। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, यहां पर सोल्व क्या होगा। आपसे सवाल इतना पूछा गया था, आपने अपना बेसिक स्ट्रोंग कर रखा था, तो आपने सीधे कह दिया कि सर पीछे क्या लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि यहाँ यूनिट डिजिट पर दिया गया नंबर क्या है। दिया गया नंबर 3 है, तो आप पूरे का तनाव ही क्यों ले रहे हो, आप 3 को सोल्व कर दो। चलो, ऐसे ही हमने यहां दिमाग क्या लगा लिया कि इस पूरे का जब आप एडिशन करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा आपका 3। तो पूरे पर क्यों दिमाग लगाएं, तो 3 की पावर n इंटू n इंटू n। अब आपके सामने एक सिंपल सा चैलेंज ये आ गया कि जब हम लोग इसके अंदर डिवीजन करेंगे 4 का, तो यहां पर रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, और n एक्चुअल में क्या है। आप 4 का डिवीजन इसमें भी करोगे, आप इसमें भी करोगे, आप इसमें भी करोगे, आप इसमें भी करोगे, आप सब में 4 का डिवीजन करके देखोगे। देखो, इन सवालों को सोल्व करने की 2-3 अप्रोच और होती है, जैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गया है, फर्मेट की भी थ्योरम होती है। ठीक है, रेलवे के हिसाब से अपने को नीड नहीं थी, इसलिए हमने उन सबको नहीं पढ़ा, लेकिन रेलवे के हिसाब से जो हमने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है कि आप उन सवालों का सोल्यूशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने जितना सीखा उसी के बेसिस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टिपिकल से टिपिकल सवाल को कैसे डील करें। इतना तय हो गया कि जैसे यहां डेटा दे रखा था उसमें 4 का डिवीजन करना है, वैसे ही इस डेटा में भी 4 का डिवीजन करना है। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ये है। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 4 का डिवीजन करता हूं तो डिवीजन क्या 24 में जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल जाता है, 120 में जाता है, 720 में जाता है। तो यहां से क्या तय हुआ, यहां से आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि फैक्टोरियल 4 और उससे बड़े हर एक फैक्टोरियल में 4 का डिवीजन आप कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा। रीजन क्या था इसके पीछे का, रीजन सिंपल था, फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 से बना है। फैक्टोरियल 5 इंटू में 4 आ गया है उसके, फैक्टोरियल 6 में 6 इंटू 5 इंटू 4। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4 उससे बड़े जितने भी नंबर हैं सब में 4 का डिवीजन होगा। तो क्या तनाव लेना था, नहीं लेना था भाई, इनमें डिवीजन है। डिवीजन करना किस में है, 6 2 8 और 1 9, 9 में जब आप 4 का डिवीजन करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब यहां रिमाइंडर 1, अगले में 1, यहां अगले में 1, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 ही मेंटेन होगा और इसका यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा,
3। अब मुद्दे की बात सुनो। देखो, सबसे जरूरी बात है, किसी भी चीज को सीखना है तो आप मेहनत करने के लिए तैयार रहें। और अगर आप कोई छोटा मोटा रास्ता ढूंढने के चक्कर में है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो मैं क्या बताऊं, जो असली चीजें उनको नहीं सीख सकते। फिर सीधी सी बात यह है। और रटा हुआ ऐसा है कि बहुत लंबे टाइम तक नहीं ध्यान रहता है, चीजों को फाइनली समझना ही पड़ता है। तो चीजों को गहराई से पढ़े। गहराई से पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो से उठाओ भाई चीजों को, धीरे 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 लेवल बढ़ाओ। अब आज के स्टूडेंट, मेनली स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी समस्या वो क्या है कि सर इतना सा तो आता, उसके आगे का सिखा दो। अब इतना सा आ रहा है, उसको आगे के सवालों में और नया क्या निकल के आएगा, चीजें तो वही हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको चीजें डील करनी आनी चाहिए। बेसिक पर कमांड है, बड़े सवाल भी आप डील कर ले जाओगे। तो गौर से सुनना, एग्जाम में क्या करते सॉरी, आपको पता था कि 120 फिर 720 उन वैल्यूज का तो यूनिट डिजिट 0 होगा। ऐड किसको करना था, 1 + 2 + 6 + 24, 24 6 30 और 3 33। इसका मतलब यूनिट डिजिट 3 आ गया। फिर यहां पर क्या, n इंटू n इंटू n इंटू ये सारा मामला चला। और आपको डिवीजन करना है इसमें 4 का डिवीजन आप इसके अंदर करेंगे तो आप देखेंगे फैक्टोरियल 4 और उससे बड़े नंबर में तो डिवीजन हो ही जाता है। इसका मतलब फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 में कर दें। ऐड करोगे 6 2 8 1 9, 9 में 4 का डिवीजन, एक रिमाइंडर एक रिमाइंडर एक रिमाइंडर एक रिमाइंडर, सब में ये 3 की पावर 1, रिजल्ट क्या निकल के आ गया 3। स्टार मार्क कर देना। सवाल अगर आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर है तो सवाल एकदम आसान है। चीजें क्लियर नहीं है तो आप सोचेंगे कि यार ये बड़ा चमत्कारिक सवाल हो गया। ठीक है, हालांकि जो मैंने आपको 2-3 थ्योरम बताई हैं, और भी हैं 2-3, उनसे क्या है, उन्होंने, उन साइंटिस्टों ने इनके ऊपर रिसर्च की भी, नंबर्स के ऊपर बहुत से साइंटिस्ट करते हैं, तो उन्होंने कुछ थ्योरी निकाल के दे दी, कुछ स्टेटमेंट दे दी कि ऐसा जब सिनेरियो निकल के आएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट उसको कर लें। ठीक है, जब हमें नीड होगी, एसएससी के लिए सीरीज अपनी स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल एक एक चीज को डिटेल में खोल खोल करके पढ़ना पड़ेगा ही। देखना, आपसे अगले सवाल में क्या कहा कि x + 2y की वैल्यू कितनी है, 27। x + 2y की वैल्यू है आपके पास 27। अगेन क्या कहा इसने, x - 2y की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1। y की वैल्यू चाहिए आपको, y की वैल्यू चाहिए तो सिंपल सा तरीका है, आप ऐसा करो, इसमें से इसको लेस कर दो, x से x कट जाएगा, 2y में से माइनस माइनस प्लस, 4y बराबर, यहां पर कितना मेंटेन हो गया, 27 और 1 28। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई आपकी 7, लिखा जा सकता है। इजी सा सवाल है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला पैटर्न याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, फॉर्मूले वाले पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, sec थीटा प्लस tan थीटा। थोड़ा सा रिमाइंड करवाने का प्रयास करता हूं। देखो, एक फॉर्मूला आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में sec स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 इक्वल्स टू में आप लिखते थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी में आप अलजेब्रा लगाते थे तो ये पैटर्न आप लिख ले जाते थे, sec थीटा प्लस का tan थीटा, और इनटू में क्या लिख देते थे, sec थीटा माइनस का tan थीटा। और इसको आप क्या करते थे, x मानते थे इस पूरी की पूरी वैल्यू को। अच्छा, सर्दी में क्या है, सारे के सारे मार्कर ही जवाब दे रखे हैं। देखना, यहां पर बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, इसको अगर आप x मानते हो, रिजल्ट 1 आ रहा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/x। ठीक है, सेम टू सेम सिनेरियो ये है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1/3। sec थीटा पूछ रहा है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, दोनों को ऐड करोगे, 10 से 10 कट जाएगा, क्या निकल के आएगा, 2 sec थीटा इक्वल्स टू में 3 + 1/3। एग्जाम में असल में सवाल यहीं से स्टार्ट करना बताया था कि सीधे सीधे आप इस बात को ध्यान रखेंगे, 9 और 1 10, 2 का डिवीजन कर दिया 5/3। ऊपर वाली बात फिर से आपको रिमाइंड करने के लिए है, और ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको टेबल बताई थी उसको भी आप अच्छे से ध्यान कर देना, क्योंकि उस टेबल पर भी बेस्ड सवाल अभी भी आ रहे हैं, आगे की जितनी भी शिफ्ट होंगी रेलवे की उनमें भी आएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको प्रॉपर दिख जाए। देखना जरा, इसने इस सवाल में क्या कहा, 60 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना आपका 38, पहले 22 स्टूडेंट का कितना है 36, और अंतिम 32 छात्रों का औसत है 32, तो शेष छात्रों का औसत परिणाम क्या है।
एक तो देखो कुछ भी नहीं पता है तो सीधे सीधे दिमाग ये लगाओ कि भाई टोटल वाला मेथड लगा ले। 60 स्टूडेंट हैं और आपका एवरेज कितना चल रहा है भाई 38, पूरी क्लास का हो गया। स्टार्टिंग के 22 स्टूडेंट का एवरेज कितना बता रहा है ये 36, तो टोटल कितना हो गया 22 इंटू में 36। अंतिम 32 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 32, तो इनका सम क्या हो जाएगा 32 इंटू में 32। कितने स्टूडेंट हो गए 22 स्टार्टिंग के, 32 आपके लास्ट के, 30 20 50 4 54, कितने स्टूडेंट बच गई भाई आपके पास, टोटल 60 है तो आपके पास बच गए 36, सॉरी 6 बच गए ना, 30 20 50 और 4 54, 6 बच गए। टोटल मार्क्स में से इनके मार्क्स हटा दो, ये किसके मार्क्स बचे, बचे हुए स्टूडेंट के, और इसमें क्या कर दो आप 6 का डिवीजन कर दो। ठीक है, एक तरीका तो ऐसे सवालों को सोल्व करने का आपके पास ये होता है। अब इसको देखकर ही लग रहा होगा कि यार ये कैलकुलेटिव जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव जाएगा तो आपको एसएससी के लिए एवरेज पढ़ाया था, किसी बच्चे को याद भी होगा, हालांकि वो कॉन्सेप्ट हमने रेलवे की सीरीज में भी काम में लिए थे। एक आपका होता है बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। मान लो कि पूरी की पूरी जो क्लास है उसका एवरेज कितना है 38, हर स्टूडेंट का एवरेज कितना है 38, जैसा कि इसने अपने पहले ही स्टेटमेंट में दे रखा है कि क्लास में 60 स्टूडेंट है, सबका एवरेज चल रहा है 38। ठीक है, 22 स्टूडेंट को ग्रुप छोड़ करके भेज दो, साइड में भेज दिया, इनका एवरेज कितना भाई, इनका एवरेज 36 है, हमने कितना माना सबका 38, तो इसका मतलब हर एक बच्चा खुद के 2-2 नंबर ग्रुप में ही छोड़ गया। 22 बच्चे हैं, कितने नंबर ग्रुप में छोड़ गए, 22 गुणा में 2 44। ठीक है, नंबर छोड़ गए तभी तो 2-2 नंबर छोड़ के बाहर निकले, तभी उनका एवरेज 36 मेंटेन हुआ है। फिर आपके पास 32 बच्चे और हैं, इनका एवरेज कितना है 32, ये ग्रुप से बाहर जाएंगे, हमने इनका 38 मान रखा था, ये खुद के साथ नंबर 32 लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हर एक बच्चा ग्रुप में 6-6 नंबर छोड़ के चला गया। इसका मतलब 32 बच्चे हैं और हर एक बच्चा 6 नंबर ग्रुप में छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब अब ग्रुप के अंदर इतने नंबर एक्स्ट्रा हो चुके हैं, हो गए। पहले हमने एवरेज ये माना था कि पूरी क्लास का ये है, तो बचे हुए स्टूडेंट जो हैं उनका 38 तो एवरेज था ही था मेंटेन, जाने वाले लोगों ने ग्रुप में इतने नंबर छोड़ दिए, तो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 6 का डिवीजन, कि टोटल मार्क्स ग्रुप में एक्स्ट्रा आ चुके हैं, इनको 6 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि 22 और 32 54 बच्चे जा चुके हैं, तो नए एवरेज में जितना भी इंक्रीज होगा वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, सोल्व करने का एक तरीका तो ये है भाई, इस 6 को 6 से काट दो, काट दिया, 44 में 6 का डिवीजन किया, 6 7 आपका 42, 2 बचा, 6 3 18, 6 3 18, 7.33। देखना 32 और 38 आपका 30 30 60 70 और 77 77.33, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम में असल में कैलकुलेशन से बचने का एक ही तरीका है, चीजों को गहराई से समझने कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, वो आपकी एक बार पकड़ में आ गया, फिर ये वही है नकली सवाल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर अपना अगला, देखो किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 साल के लिए 5%, अगले 3 साल के लिए 8% और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज कितना 1850 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है। सिंपल है, 10 साल का 1850 रुपए पर आपको इंटरेस्ट निकालना है। जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तो हमने फॉर्मूले पर बेस भी हालांकि सवाल किए थे, लेकिन हमने ऑलमोस्ट सवाल परसेंटेज के बेसिस पर किए थे। 10 साल का टाइम में पहले 4 साल के अंदर ब्याज कितना मिलेगा, 5% की रेट से 5 गुणा 4 20% ब्याज मिल गया। ठीक है, फिर अगले 3 साल 8 की दर से कितना आपको मिला, 8 गुणा 3 24% और ब्याज मिल गया। फिर 7 साल तो ये हो ही गए, अगले 3 साल और बचे हैं, 10% की दर से 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 30% और मिल गया। ठीक है, धनराशि से साधारण ब्याज, अच्छा इसने क्या कहा है, एक मिनट, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना आपका 1850। टोटल ब्याज देखोगे तो देखना 30 20 50 20 70 4 74 74%, इतना ब्याज मिला। अब देखना 74 की वैल्यू कितनी है 1850, 1% की वैल्यू क्या होगी डिवीजन में 74,
और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर निकल के प्रिंसिपल। कटिंग करनी है, रिजल्ट परफेक्ट आएगा और कोई समाधान है नहीं तो डिवीजन करो भाई। 74 का यहाँ पर हम लोग डिवीजन करेंगे, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है। 74 का डिवीजन करोगे 2 बार, 70 गुणा 2 140, 148, 35 ऊपर वाला 2 नीचे वाला, कितना आ गया भाई 37, 370। 34 का आधा 74 का हाफ 37 होता है, इसका मतलब सिखाया था ना 5 बार डिवीजन चला जाएगा। 25 को 10 से करोगे तो 2500 अपना यहाँ पर क्या निकल के आ गया रिजल्ट। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 9, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो और अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो थोड़ा सा एक्टिव होकर के बैठा करें। देखना 7 अंकों की संख्या आपको दे रखी है, क्या x 4 6 8 y 0 5 किससे डिविजिबल है भाई? आपकी डिविजिबल है 11 से। 11 से डिविजिबल होने की कंडीशन, पहला नंबर, तीसरा डिजिट, फिर 5वां, फिर आपका 7वां, इन सबको ऐड कर दो। इसके अलावा सेकंड, फोर्थ और सिक्स इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो एडिशन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 5 आपके पास आ गया, x प्लस वाई प्लस 5 आ गया, और इन सबको ऐड करोगे 0 8 4 12, इस 12 को लेस कर दो इसमें से, और ये नंबर क्या होना चाहिए? 11 से डिविजिबल होना चाहिए जितना भी बनेगा। तो इसका मतलब या तो ऊपर क्या आ जाए, पहले ही 0 आ जाए, इसका मतलब रिमाइंडर 0 बच गया, या ऐसा हो ऊपर 11 आ जाए ऊपर 22 बन जाए, ऐसी कोई भी संभावना। थोड़ा सा आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पा रहे हैं यहाँ पर कि x प्लस वाई माइनस का 7 बचा, अपोन में क्या है भाई आपके पास 11। अब या तो आप ऑप्शन से चले जाओ कि x प्लस वाई की वैल्यू 7 रख दे तो भी काम चल जाए, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू 7 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? बाई ऑप्शन जाने का प्रयास करो। क्या करें, अगर हम लोग 8 रख दें, 8 माइनस 7 एक रिमाइंडर, अगर हम लोग यहाँ पर 10 रख देंगे तो 10 में से 7 चला गया 3, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 14 रख देंगे, 1 मिनट, ये तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्या गड़बड़ की है भाई? x 4 6 8 y 0 5 और 11 से डिविजिबल है, एडिशन किया 5 y 6, 1 मिनट, एक पार्ट को मिस कर दिया भाई हमने, 5 y 6 और ये वाला, तो इसका मतलब 6 और 5 यहाँ क्या करोगे भाई 11, और ये वाला 8 4 12, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, क्या वैल्यू रखें भाई? ऑप्शन के हिसाब से साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों का सम क्या कर दिया 12, 12 में से एक लेस कर दिया, 11 हो जाएगा, 11 से डिविजिबल। इसका मतलब इस सवाल का ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, और इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात पढ़ाते टाइम रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताई, सॉरी डिविजिबिलिटी वाले में आपको अच्छे से बताई थी। देखना अगला सवाल, ए बी और सी अकेले क्रम से 20 16 और 30 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने काम स्टार्ट किया है, 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, रिमेनिंग वर्क सी कितने टाइम में करेगा? देखना जरा, 20 16 और 30 का एलसीएम लेना है, थोड़ा सा फिर बात को फोकस करना। 20 16 और 30 का, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा भाई 60, और 60 में अगर मैं 16 का डिवीजन करूं, 16 का ऐसे समझ सकते हो 4 गुणा 4, 4 का डिवीजन 60 के अंदर आप कर दोगे तो 15 आएगा, 15 में फिर 4 का डिवीजन नहीं होगा, इसका मतलब इसे भी इन्वॉल्व करना है तो 60 गुणा 4 240 आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आ गया, टोटल वर्क है, ए और बी ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन तक काम किया, 4 दिन का ए और बी का काम हटा दो। ए 20 दिन में कर सकता है, 20 का डिवीजन करोगे हर रोज कितना करेगा 12। बी से 16 दिन में कर सकता है, 16 का डिवीजन करोगे, 16 का डिवीजन एक बार, फिर 80 में 5 बार, तो ये कितना आ गया 15। तो इसका मतलब ये टोटल वर्क था और ए और बी ने 4 दिन तक ये काम कर लिया। रिमेनिंग वर्क करेगा सी, सी का डिवीजन करना है, सी की इफिशियंसी क्या होगी 240 में 30 का भाग दे दिया तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 8। ठीक है, अब इसको आप सीधे सीधे सोल्व करना चाहें तो वैसे कटिंग से कर सकते हैं, ऐसे सोल्व नहीं करना चाहें तो देखो कटिंग से अगर हम लोग करना चाहें तो देखना, ये 30 आ गया, ये 4 तो कट ही जाएगा लेकिन डिवीजन में इनके 2 आ जाएगा, तो 30 माइनस 10 10 20 और आपके पास कितना हो गया ये 27 बटा में 2, 60 में से 27 चला गया 33/2 और इक्वल्स टू में करोगे 16 1/2,
ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा रिजल्ट। या फिर आप यहाँ कंफर्ट नहीं है तो इसको ऐड कर दो, 27 गुणा 4, 27 गुणा 4 नहीं पता, 27 गुणा 2 गुणा 2, 27 गुणा 2 54 गुणा 2 108, 240 में से 108 को आप लेस कर देंगे, उसके हिसाब से भी आप इसे निकालेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो भाई 11 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर हमारा 11 नंबर में देखना इसने क्या कहा। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार तय करता है कि 32% का डिस्काउंट देने के बाद 14% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 342 है, तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस, क्या सीखा हमने, सीपी से एसपी में जा सकते हो, मार्क प्राइस से फिर एसपी में जा सकते हो। तो टारगेट कर लें सीधे सीधे कि कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, x रुपए, एसपी निकालनी है, 14% का लाभ है तो x का 114% क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ऐसे ही दूसरी तरफ से आओगे तो मार्क प्राइस कितनी है, 342, डिस्काउंट कितने का, 32 का, कितना बचेगा भी, 78%। इसे सोल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। परसेंटेज खत्म, 114 3 बार कटते हुए दिख रहा होगा साफ साफ, 100 गुणा 3 300, 14 गुणा 3 42, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 गुणा 3 24, 7 3 21 22 और 23, 234 रुपए। एक मिनट, क्या गड़बड़ की भाई, 7 3 21 22 23, मामला तो ठीक था, 30 लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक मिनट ये गड़बड़ की है भाई, 30% लेस कर दो, 32 लेस करोगे तो 68 आएगा, 8 3 24, 6 3 18 और 2 20, 204 रुपए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सवाल नंबर 12, देखना जरा क्या कहा। ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। एक ट्राइंगल है एबीसी, वो बना लो सीधे सीधे। ट्राइंगल एबीसी में डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। डी और ई ले लिया, पैरेलल का साइन बना लो, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। एडी डीबी एई ईसी आपको दे रखा है, एक ही वैल्यू पूछ रहा है। एडी की वैल्यू आपके पास ए है और डी से बी की वैल्यू क्या है, a+4 है, और ऐसे ही ए की वैल्यू 2a+3 है और ईसी की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब देखो यहाँ पर हमने रेलवे के अंदर सिमिलरिटी पर जो असल में देखा जाए वो छोटा मोटा सवाल आता था। एक तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड था, वो आपको करवा दिया था, 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, कहने का मतलब मिड पॉइंट्स को मिला दे तो ट्राइंगल 4 हिस्सों में डिवाइड होता था, वो सवाल भी करवा दिया था। हालांकि पीछे मॉक टेस्ट के अंदर ही 4-5 सवाल इससे पहले भी हमने उठा लिए हैं सिमिलरिटी पर बेस्ड, कि इतना बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसमें हम यही समझते थे कि ये जो छोटा ट्राइंगल है बड़े ट्राइंगल के सिमिलर, इसकी वजह से जो रेशियो a और a/4 का होगा वही रेशियो 2a+3 और 7a का होगा। कहने का मतलब इस साइड और इस साइड का जो रेशियो है वही रेशियो इस साइड और इस साइड का आपका मेंटेन होगा। अब आपके पास चॉइस ये है कि आप या तो बाई ऑप्शन इसको डील कर दें, जैसे मैं पहले ऑप्शन के हिसाब से 3 रखता हूं, 3/7 आ गया, इधर रखेंगे 6 और 3, 9 में आपका कितना आ गया, 21, काटोगे 3/7। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा 3 वैल्यू जस्टिफाई कर गई, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बाई ऑप्शन जा सकते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं सोल ही करना है तो भी कर सकते हो। देखो इसका इससे गुणा करोगे क्या बनेगा, 7a², 2 वैल्यू को 2 वैल्यू से करोगे 4 वैल्यू बनेगी। a को देखना, इससे गुणा करोगे 2a², a को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 3a, और इससे करोगे 4 2 8 और 3 11a, और प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास 12, लिखा जा सकता है। अब ये पार्ट आपका इधर आ जाएगा क्या, 5a², तो मैं क्या करता हूँ a कॉमन ले लेता हूँ और इसको भी इधर ले आता हूँ, 5 - 11 बराबर आपके पास क्या मेंटेन हो गया, 12। मामला तो सही सेट कर रखा है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। 5a²। अब देखना जरा, एक मिनट, कुछ ना कुछ मिस्टेक की हमने यहाँ पर, देखो 7a² हो गया, a का इससे गुणा करोगे 2a² हो गया, a का इससे करोगे आपका 3a, 4 गुणा 3 8 11, 4 गुणा में 3 12। ये बात तो ठीक है, ये वाला पार्ट आपका इधर चला जाएगा तो 5a² होगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5a बचेगा, ठीक है। अब आप चाहें तो बाई ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं
और वैसे देखा जाए ए स्क्वायर के हिसाब से आप देखोगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको सीधे सीधे रूट निकालने सिखाए थे, अगर वो ध्यान है तो उससे काम चला लो, अदरवाइज बाई ऑप्शन यहाँ जा करके थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कैलकुलेशन कम रहेगी। जैसे 3 रखते, 3 गुणा में 15 माइनस 11, 3 गुणा 4 12 जस्टिफाई हो गया। अगला ऑप्शन भी कर सकते हो इजी वे में चेक, मान लो पहले में सही बात नहीं बनती तो। चलो भाई 13 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर देते हैं हम लोग। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से, और इजी कैटेगरी का ही सवाल है ये तो। वैसे देखो कोई सिलेंडर है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है, इसका आयतन 28:16 है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। वॉल्यूम क्या होता है भाई, बेस एरिया 22/7 रेडियस स्क्वायर। जब भी कोई दो चीजें मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर में आर इंटू आर मल्टीप्लाई है, तो क्या सिखाया था, जो रेशियो है उसको इस साथ x का इन्वॉल्वमेंट कर दो, 4x और 7x। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4x गुणा में 4x रेडियस, और हाइट कितनी है आपकी 7x। वॉल्यूम कितना आ गया भाई 28:16 निकल के आ गया। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया। 4 से डिवीजन कर लें, 4 से करोगे तो कितनी बार, 7 बार, 0 बार, 4 बार, ठीक है। 22 गुणा में 3 आपका 66, 4 बचेगा, 22 गुणा 2 44, यहां से इसको काटोगे 8, x क्यूब 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। रेडियस असल में आपके पास कितनी है 4x, इसकी वैल्यू रख दोगे तो यहां से रेडियस की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इजी कैटेगरी है। ध्यान रखने वाली बात यही होती है, रेशियो के अंदर वैसे पढ़ा दिया गया था आपको, जब भी कभी दो रेशियो की वैल्यू, चाहे वो रेडियस स्क्वायर ही क्यों ना हो, असल में वो r इंटू आर है, रेडियस का क्यूब भी अगर कहीं हो तो वो r इंटू आर है। जैसे ही रेशियो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सीधे डेटा नहीं रखना, सीधे रखोगे मान लो ये वाला, तो 1 की वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी 8, और रेडियस क्या बताओगे 8 गुणा 4 32, सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। 14 नंबर में देखना, लैंग्वेज को रीड करो ध्यान से। 14 नंबर में इसने क्या कहा, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल एक दूसरे को बाहर में स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखना एक सर्कल आपके पास ये वाला है, ध्यान से समझना इस बात को। एसएससी और सीडीएस के लिए पढ़ते टाइम इसको अलग से पढ़ते हैं, डीसीटी और टीसीटी होती है आपके पास, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। दो पार्ट पढ़े जाते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, ऐसा कंटेंट पढ़ाया जा चुका है कि रेलवे में भी अगर लेवल उठा के पूछता है तो ये तो तय है कि भाई यहाँ एसएससी के अंदर तो आपको हर चीज सटीक वे में मिल जाती है, जो पार्ट आपने हर पार्ट को ही खोल के पढ़ना पड़ता है। लेकिन पढ़ हमने ऐसा रखा है कि जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर बिल्कुल फोकस किया है, जो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि लेवल बढ़ेगा तब की बात है, तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। हो सकता है 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सर्कल है, इनकी बाहर से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। एक टेंजेंट ये हो सकती है कि ये हो सकती है, इन दोनों की लेंथ तो सेम होनी है। वैसे इसकी लेंथ 0 होती है क्योंकि एक पॉइंट है जस्ट, इसका मतलब एक पार्ट आपका मैं मान लेता हूं A और एक पार्ट मान लेता हूं B। ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, गौर से देखना। ये जो दो सर्कल है इनके सेंटर मैंने मान लिए ये वाले, मान लिए रेडियस क्या है 8 और 6, ये रेडियस 8 ये 6, ठीक है। अब अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो आपको पता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी होगी 8, रीजन इसकी रेडियस 8 है तो ये भी 8। ऐसे ही यहां पर मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये कितना होगा आपका 6। क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, सोच के देखो, क्या आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो आप कहेंगे है। रीजन क्या है, किसी भी एक लाइन पर आप एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हो एक ये ड्रॉ करते हो, तो जायज सी बात है दोनों की दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो ऐसे ही ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ये है एक परपेंडिकुलर ये है, इसका मतलब ये वाली और ये वाली लाइन आपकी क्या है पैरेलल। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट बी से इसके ऊपर, क्योंकि ये लेंथ 8 है ये 6 है, तो इसके पैरेलल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी। ये दोनों आपस में पैरेलल थी, ये आपने इसके पैरेलल वैसे ड्रॉ कर दी, क्या बन गया पैरेललोग्राम। ये भुजा कितनी भी 8 और 6 14, तो आप कहेंगे कि ये वाली जो साइड है यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी 14, ये 6 है, तो इसका मतलब ये वाला जो मेरे पास पार्ट है ये भी क्या होगा 6।
अब देखना ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 6 है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कितना होगा 2, और आपको ये वैल्यू निकालनी है, इसे मान ली हमने x। 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने की भुजा क्या होगी आपकी, हाइपोटेनस होगी, क्या है 14, ये वाली वैल्यू आपकी 2 है। तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 14 का स्क्वायर करोगे और माइनस क्या करोगे 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं यहाँ पर, सीधे सीधे करोगे कैलकुलेटिव होगा, इसको एक बार ऐसा लिख दो 14 माइनस 2 तो 12, और एक बार 14 प्लस 2 16। इस 4 को इसकी वजह से तो 4 बाहर आ जाएगा, इसको 3 गुणा 4 रीड करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 8√3 इसका रिजल्ट आ गया। ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, 8 इंटू में 1.732 का मल्टीप्लाई, 8 गुना 2 16, 24 और एक आपका 25, 8 7 56, 2 57, 8 5 13, 13.756 आपका रिजल्ट आ गया। 8 16 24 एक आपका 25, 56 और 2 58, 2 कैरी था ना 13.85, तो इसको इसने 86 लिख दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये सवाल वैसे तो उम्मीद है नहीं, दूर दूर तक उम्मीद नहीं ऐसा कोई सवाल बना लेगा। रेलवे अमूमन ऐसे ही सवाल पूछता है जो कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे बाहर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये रेडियस है, ये दूरी ये है, बताओ इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। 2 सर्कल टच करते हैं, उस केस के सवाल मेरे देखने में नहीं आए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो आपने जितना पढ़ रखा है उसी से आपका काम चल जाएगा। बस वही है कि जो 90 डेज में आपको पढ़ाया उसको देखें, अगर आपको रिवीजन की नीड पड़ती है तो रिवीजन क्लासेस देखें, उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। हर मॉक टेस्ट में बिल्कुल मैं आपको टाइम ले लेकर के एक छोटी छोटी बातों को भी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। रीजन वही है, रिवीजन जब हम लोग जनरली पढ़ रहे थे, अब अपनी मिनट हो गई है लगभग चलते हुए क्लास को 42। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हम लोग 42 मिनट के अंदर अराउंड सवाल कर लेते थे 15 के आसपास। ठीक है, उसमें थ्योरी भी एक्सप्लेन हो जाती थी, सवाल भी हो जाते थे, मतलब मामला कुछ फास्ट था। जब रिवीजन चल रहा था तो 42 मिनट के अंदर हम लोग सवाल डिस्कस कर लेते थे 35 से 40 के आसपास। मॉक टेस्ट के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर ही पहुंच पाए, और इससे पहले सब कुछ आपको पढ़ा भी रखा है। तो रीजन ये है, कुछ भी नया निकल के आएगा अपने नोट्स में शामिल करें। नहीं समझ आ रहा है एक बार फिर से बैक करके करें कि टीचर एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहा है। इसीलिए क्या है, बहुत सारा सिलेबस लंबा चौड़ा नहीं बनाया आपके लिए, रेलवे का सिंपल सा स्वीट सा सिलेबस था, उसके हिसाब से चलते गए और उससे अपना काम चल गया। हाँ, जब डीसीटी टीसीटी एसएससी सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे तो डायग्राम आपके अवॉइड हो जाएंगे, वहां हम लोग इन सवालों को सीधे सीधे डील कर सकते हैं। 15 नंबर पर आ जाओ भाई। फिफ्टीन नंबर में इसने आपसे क्या कहा, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, 36 रुपीज अधिक में बेच दिया जाता तो 20% का लाभ सीपी। देखो 100% आपकी सीपी, एक बार 116% में, एक बार 120% में, 4% की वैल्यू 36, 1% की वैल्यू डिवीजन करोगे 4 का 9, 100% क्या होगा 900। ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तनाव ही नहीं लेना था वर्बली। देखो 3 प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, इनके वर्गों का योग 1029 है और रेशियो इनका ये है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। देखो संख्याएं क्या मान लो, x मान लो, 2x मान लो और 4x मान लो। x क्यों लिया है, वही स्क्वायर हो रहा है नंबर का, रेशियो में सीधे लेकर के चलोगे सवाल गलत होगा। स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, a का स्क्वायर करोगे तो a इंटू ए होगा, तो इसका मतलब x लेना ही पड़ेगा। स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, 4 20 और 1 21, क्या आ जाएगा भाई 21x स्क्वायर बराबर 1029। डिवीजन करना भाई, 21 का डिवीजन सीधे तो नहीं कर पाओगे, 7 से काट लेते हैं, 7 से काटा एक बार और 7 4 28, 4 बचा 7 7 49, इसको इससे काटोगे तो ये आ गया 4 3 12 और ये 9 आपका, 1 मिनट 4 बार चला गया ना डिवीजन, 49 एक्स स्क्वायर 49, एक्स की वैल्यू कितनी है अभी 7। क्या पूछा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या 4x, ये आपकी x, दोनों का अंतर 3x, 3x की वैल्यू लिखोगे तो 7 गुणा में 3 आपका आ जाएगा रिजल्ट 21। किया जा सकता है इजी वे में। चलो भाई 17 नंबर का सवाल उठा लेते हैं, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
देखो, एक व्यक्ति 9,975 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है, उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ, दूसरी पर 5% की हानि, उसे होने वाला कुल लाभ या हानि की गणना। सवाल वैसे तो आसान है, लेकिन कैटेगरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है इस सवाल की। एक तरीका ये हो सकता था, आपसे यहाँ पर सिर्फ इतना ही पूछता कि कितने परसेंट का प्रॉफिट, कितने परसेंट का लॉस। तो जब भी कभी आपकी सेलिंग प्राइस सेम होती है, क्या एसपी दोनों ही केसेस में जब आपकी इक्वल होती है, तो हमेशा ही x² अपॉन में 100% का आपको क्या निकलता है, लॉस। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर जब वो सवाल करवाए थे तो मैंने हिंट भी किया था और एक सवाल भी रखा था। पहले क्या सवाल रखा था कि कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 10% लाभ पर, एक को 10% हानि पर। कई बच्चों ने जवाब दे दिया था कि 1% का लॉस होगा। सीपी सेम होगी तो प्रूफ करके बताया था। एसपी सेम होती है तब ये वाली बात जस्टिफाई होती है। सीपी सेम के अंदर ये बात जस्टिफाई नहीं होती, वहां नो प्रॉफिट नो लॉस आता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो, 5 का स्क्वायर 25 बटा में 100, तो आपने क्या निकाला, 0.25% का लॉस हो गया। ठीक है, एक बात बताओ, दोनों आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है कुल मिलाकर के क्या है, 2 गुणा 9975 लिख सकते हो। एक बात बताना, 100% दोनों की सीपी है, पूरे पर लॉस हुआ है कितने का, 0.25% का। सेलिंग प्राइस क्या होगी, 99.75%। ये एसपी है। 99.75% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू निकालोगे तो अपॉन में 99.75, और उसे होने वाला कुल लाभ या हानि कितना है आपका, 0.25। यही आपको निकालना है। बस यहाँ जो काम किया वो इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट आपके हट गए, ये पार्ट इससे कट गया। 25 गुणा 2 50, और आपको पता ही था कि लॉस होगा। यहाँ एक गलती हो सकती है बच्चे से, कभी भी ऐसे केसेस के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ना लिख लें। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे फिर अफसोस होगा, क्योंकि दो नंबर अलग अलग पड़े हुए हैं तो उसको कैंसिल आउट करना ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर तो चलो डेटा भी इसका ऑटोमेटिक मैच हो गया था। 18 नंबर का सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 18। 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा है, स्पिरिट है, और बाकी का पानी है। इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत। नकली सवाल। देखो क्या करना है, टोटल कितना हो गया, 25 पहले था, अब 5 और मिला दिया तो 30 लीटर का टोटल मिक्सचर। पानी मिलाया है तो इसका मतलब मदिरा तो आपकी एज इट इज मेंटेन है। मदिरा कितनी है भाई, 25 लीटर में 30%, 25 का 30% निकालोगे तो सीधे सीधे लिख दो 25 का 30% आपके पास क्या है, मदिरा। अगर मैं इस डेटा को पूरे को सोल्व करता हूं तो जो भी वैल्यू आएगी वो लीटर में आ जाएगी। अब ये लीटर की वैल्यू, इतने लीटर मदिरा है किसमें, 30 लीटर पर, उसे परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 100 दो परसेंटेज खत्म कर देगा, 30 से 30 कट जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, सोल्व करके भी कर सकते थे, जैसे 25 का 30% निकालोगे, 25 गुणा 3 7.5 अपॉन में 7.5 लीटर आपके पास स्पिरिट है, टोटल 30 लीटर है, परसेंटेज में बदलना है गुणा 100। ये इससे कटा, इसकी वजह से पॉइंट, और डिवीजन करोगे 75 में 25, और ये भी बात सेम ही है। 19 नंबर के सवाल को देखना, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्या कहा, ट्राइंगल एबीसी में एंगल्स का रेशियो 3 4 5 है। सबसे बड़े सबसे छोटे एंगल का अंतर, सबसे बड़ा 5 है, सबसे छोटा 3, अंतर 2 का। कंपेयर करते हैं, टोटल सभी एंगल्स का सम 3 5 8 4 12। 12 किसको बता रहा है, 180 को। 1 की वैल्यू डिवीजन करोगे 12 का कितनी आएगी, 15 डिग्री। आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, 15 गुणा 2 30 डिग्री रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखना जरा यहाँ पर। चलो भाई, इसको भी स्टार मार्क कर दो। ठीक है, इस पैटर्न में हमने सवाल ना के बराबर किए हैं। a क्यूब प्लस 1 अपॉन में a क्यूब बराबर 52 है। आपसे पूछा है ट्वाइस ऑफ a प्लस 1/a। मुझे एक बात बताओ, अगर a प्लस 1/a की वैल्यू मैं आपसे कहूं कि k है, और मैं आपसे पूछूं कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, मैं आपसे कहूं कि a प्लस 1/a की वैल्यू k है,
और मैं आपसे पूछूं कि ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी, तो हम अलजेब्रा में 7 पैटर्न पढ़ चुके हैं और 8 स्पेसिफिक वैल्यूज पढ़ चुके हैं। उन 7 पैटर्न में हमने इसी बात को डिस्कस किया था कि आप लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, k³ - 3k। ठीक है, तो आप इस सवाल को एग्जाम में ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकते थे कि मैंने मान लिया कि मेरा जो आंसर निकल के आएगा, देखना जरा, मैंने ये मान लिया कि a + 1/a की वैल्यू क्या होगी k, और मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ k, क्योंकि a + 1/a की वैल्यू क्या है k। इससे क्यूब में जाओगे तो क्या लिखोगे, k³ - 3k, k मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में k² - 3 इक्वल्स टू में कितना आ रहा है मेरे पास, 52। ठीक है, आंसर आपको 2k की फॉर्म में दे रखे हैं, या फिर आप सीधे ही कोई वैल्यू मान लो, जैसे मैं 2 वैल्यू मानूंगा तो ये 4 हो जाएगा। k की वैल्यू अगर मैं 2 मानता हूं तो ये 2 गुणा में 1 52 नहीं बनेगा। अगर 3 मानेंगे तो देखना 3 का स्क्वायर 9 में से 3 चला गया, 6 गुणा 3 18 नहीं बात बनी। 4 माने तो 4 गुणा 16 में से 3 चला गया 13, तो इसका मतलब 13 गुणा 4 52, जस्टिफाई हो गया। 2k की वैल्यू आपको निकालनी है तो इसका मतलब 8 आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट। पढ़ा वही है, नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ उसने सवाल को पूछने का तरीका है वो चेंज कर दिया, तो आपको अप्रोच भी डील करने की चेंज करनी होगी। तो डिफरेंट टाइप के सवाल उठा करके करेंगे तो दिमाग एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अगला सवाल देखना भाई, देखो 1 - x², जो कुछ भी दे रखा है रिजल्ट परफेक्ट आ रहे हैं। थीटा की वैल्यू क्या कर लें, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर कोस थीटा आपका 1 होता है तो सेक थीटा भी 1, तो पहले में 1 - 1 हो गया 0, 1 + 1 2 का स्क्वायर ऊपर 4, बाहर भी 4 अंदर भी 4, 4 गुणा 4 16, अपोन में डिवीजन करोगे 1 + 1 2, 8 रिजल्ट आ जाएगा। अब तो ये सवाल वर्बली भी तो कर सकते हैं आप। एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, अंदर वाली रेडियस और बाहर की रेडियस 23 और 29 है। ट्रैक पर 7 रुपीज पर स्क्वायर मीटर की रेट से समतल कराने की लागत क्या होगी। एरिया निकाल लो। एरिया क्या बताया था, पाई, दोनों रेडियस का अंतर, मतलब जो रास्ते की चौड़ाई है, 29 - 23 करोगे 6, और दोनों रेडियस का सम 20 20 40 9 3 12 52। ये तो आ गया अपने पाथवे का एरिया स्क्वायर मीटर के अंदर। इसको गुणा कर दो 7 से, ये अपना आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट का सहारा लेना चाहो तो ले सकते हो। 2 गुणा 4 6 4 24 की वजह से यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन में आ रहा है तो देखना। 11 में सेपरेट कर लेता हूँ, 2 गुणा 6 12, 12 गुणा 2 24, 12 5 60 और 2 62। सोल्व करना चाहो तो 4 4 2 6 सिखाया था, 6 2 8 और ये 6। जब भी पाई का इन्वॉल्वमेंट होता है, सवाल आपका अगर कैलकुलेटिव नेचर का है, 11 को साइड में कर दो, बाकी कैलकुलेशन आपकी आसान होगी। अदरवाइज चैलेंज क्या होता है, मान लो 22 गुणा 6 आपने कर तो दिया 132, उसको 52 से गुणा करोगे तो चैलेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे। 23 देखना भी, 3 7 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। इनका एलसीएम 3 और 18 का क्या होगा, 18 होगा। 18 और 7 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा 18 गुणा 7। टेबल 18 की इंपॉर्टेंट है, सिखा रखी है, 18 7 126 होता है। ऑप्शन डी आपका हो गया करेक्ट। 24 देखना क्या कहा है, वही बोर्ड मास पर बेस्ड सवाल है। एक मिनट, क्या है, पहला साइन आपका डिवीजन का है 5/2 और उसके बाद क्या है आपका 4/3, डिवीजन का साइन चल रहा है। चलो सोल्व करते हैं। 54 अंदर लिखा है, बोर्ड मास में ऑफ तो है नहीं, डिवीजन पर फोकस रखो। -5/2 इंटू 8, 5/2 लिखा इंटू में 8, 40 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 20, और फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये वाली वैल्यू आपके पास बनी यहाँ पर 13। अपोन में अगर हम लोग बात करें तो देखना 48 और लास्ट का जो माइनस का 2 उसको इसी में से लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 46, -4/3 इंटू में 8, 8 4 32 बटा में 3, ये लिखा। चलो आगे सोल्व करते हैं, तो इसको देखना जरा, ये 13 इसमें से लेस कर दोगे, माइनस का 7 इसमें से भी लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 47। 3 एलसीएम लेंगे, 3 आपका ऊपर आ जाएगा, 46 गुणा में 3, 40 गुणा 3 120, 6 3 18, 138 माइनस 32, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 7 3 21, 12 13 14, 141, अपोन में 32 चला गया तो कितना बच गया आपके पास 106।
ऑप्शन डी आपका हो गया करेक्ट। इजी वे में कर सकते थे, कोई तनाव नहीं था। देखना जरा सवाल को, देखो इसने क्या कहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू में 0, फिर आगे उसने दे रखा है एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। आपका दिमाग जाता है कि पैटर्न क्रिएट करें x 1/x का, तो x का डिवीजन कर दो, पहली टर्म एक्स स्क्वायर x बची, -4 x में x का भाग दिया, -4 राइट में भेज दो, 4 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना है फिर 4/x। अब आपने दिमाग लगाया कि यार जब ये स्क्वायर करेगा तो ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर करते टाइम 16 आएगा, और उसने 16 कॉमन ले रखा है। जैसे ही आप इस बात को पकड़ते हैं सवाल इंपॉर्टेंट हो गया। रीजन कि आप स्क्वायर करते हैं लेकिन जो पैटर्न पूछा है उसके अंदर जैसे ही स्क्वायर करोगे 16 यहाँ आ गया, ये एक्स स्क्वायर 16 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्या 16 कॉमन आएगा, इसमें से आएगा तो इसके डिवीजन में फंस जाएगा। लेकिन इसने ऐसा कोई सिनेरियो नहीं क्रिएट कर रखा है, इसका मतलब कोई सिनेरियो नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, ऐसा संभव है। वैल्यू क्या है, 1 रखो तो 1 और 4 5, 2 रखोगे 2 प्लस 4/2 4, x की वैल्यू 2 जस्टिफाई कर रही है। इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर हमारे पास इन सवालों का जो 7 पैटर्न हमने पढ़े थे प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तो एग्जाम में हम सोचते हैं यार ये सवाल मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, इसका स्क्वायर भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, बात नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये आपको सिखाया है, इसीलिए बीच बीच में ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। चलो भाई 16 इंटू में वैल्यू मिल गई, 2 की पावर 4, 16 माइनस 1/16। देखना 16 एलसीएम आएगा, 16 16 256 माइनस 1, ऊपर कितना आ गया 255, नीचे का 16 इससे कट जाएगा एलसीएम में, 255 आपका रिजल्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा यहां से बन गया करेक्ट रिजल्ट। अगला सवाल देखना, देखो ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ट्राइंगल का ए बी और सी एक सर्कल पर 3 बिंदु इस तरह स्थित हैं कि कोड ए बी और ए सी द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण 80 और 120 हैं, बी ए सी का मान ज्ञात करो। स्टार लगाओ भी 3, रीजन समझना क्यों लगवाए। सर्कल है, सेंटर इसका ले लिया हमने ओ, कोड आपके पास ए बी और ए सी है, तो मैंने मान लिया जैसे ए यहां पर है मेरे पास और बी मेरा यहां पर है, ठीक है। ए बी ने जो एंगल बनाया है सेंटर के ऊपर वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का, ये एंगल अपना 80 डिग्री का। फिर मैंने मान लिया सी मेरा यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ए सी ने जो एंगल बनाया सेंटर पर वो कितना है मेरा 120 डिग्री का, ये मेरा 120 डिग्री का। मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है एंगल बी ए और सी की वैल्यू क्या होगी, बी ए सी की वैल्यू क्या होगी, कहने का मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझना, मैं इसे चाहता हूं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट हो जाए तभी मामला बनेगा। तो मैंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको मैंने मान लिया के। तो क्वाड्रिलेटरल सी ए बी के क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। देखना बी और सी ने सेंटर पर एंगल बनाया है 120 और 80 200 डिग्री का, सरकमफेरेंस पर इससे जस्ट आधा एंगल होगा, कितने डिग्री का बनेगा भाई 100 डिग्री का। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल आपका 100 डिग्री का है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सी ए बी सी में ये एंगल कितने का होगा 80 डिग्री का। तो एंगल बी ए सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी हमारे पास 80 डिग्री। एक बात ये हो गई इस सवाल को सोल्व करने की। कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर ठीक है, जैसा कि पीछे भी हमने एक सवाल किया था कि सर ऐसे डायग्राम ना बना करके मेरा तो मन कर रहा है कि मैं डायग्राम कुछ ऐसे बना लूं। आपने ए यहां लिया था, बी आपने यहां लिया था, सेंटर पर आपने एंगल बनाया था ये वाला कितने का 80 डिग्री का, ओ सेंटर है। मैं सी इधर लेना चाहता हूं तो यहां देख लो ए ओ सी, ए सी ने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो 120 है, 80 ये हो ही गया है तो इसका मतलब इसको मैं लिख देता हूं 40 डिग्री, लिखा जा सकता है। अब अगर मैं बी ए सी की वैल्यू निकालूं, बी ए और सी की, तो ध्यान से देखना, देखो बी और सी ने सेंटर पर एंगल बनाया है 40 डिग्री,
बी और सी ने सर्कमफेरेंस पर एंगल बनाया है वो 40 डिग्री का, इसकी वजह से क्या होगा, यहां वाला एंगल कितने डिग्री का निकल के आएगा, 20 डिग्री। रीजन क्या है, ये जितना भी एंगल होगा इसका जस्ट डबल यहां पर क्या बनता है, 40 डिग्री। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, 20 डिग्री। ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा, 80 डिग्री। क्या एग्जामिनर ऐसा खेल खेल सकता है कि 20 और 80 डिग्री दोनों दे दे, नहीं भाई। ABC या तो आप क्या करें, मोर परफेक्ट जो तरीका है उसके हिसाब से अगर विचार किया जाता तो ABC एक सीक्वेंस में होने चाहिए थे। अब वो सीक्वेंस जरूरी नहीं है, ABC 3 ही बिंदु हैं तो वो एक सीक्वेंस हमेशा ही मेंटेन हो जाएगा, उसमें तो कोई तनाव ही नहीं है। तो दोनों ऑप्शन आपको कभी नहीं देगा। क्यों किए हैं फिर हमने दोनों, कई बार ऐसा होता है कि आप इस तरीके से सोच जाते हैं, 20 डिग्री निकलता, आप सोचते हैं सवाल गलत है या आप गलत कर रहे हैं। कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कुछ संभावनाएं होती हैं कॉन्ट्राडिक्शन की, ऐसा उनमें से एक सवाल ये है कि एग्जामिनर के पास चॉइस है, वो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके सवाल बनाए तो स्टूडेंट को कहीं भी फंसा सकता है। यहां पर ऐसी कोई भी बात उसने नहीं कह रखी है कि ABC में C इधर बनाओ कुछ भी बनाओ। ठीक है, तो एक संभावना ये बनती है, तो ध्यान रखना इसको। चलो 27 नंबर का अपना सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 में देखना जरा इसने क्या कहा। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है कोई ट्रेन है। बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। सिंपल सी बात है भाई, ट्रेन देखो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई तो चलेगी चलेगी, 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसके बराबर भी लंबाई चलेगी। लेकिन जब किसी पोल को, किसी ट्री को, किसी व्यक्ति को, रनिंग हो व्यक्ति या खड़ा हुआ हो, उनको क्रॉस करती है तो सिर्फ और सिर्फ खुद की लंबाई के बराबर चलती है। तो इसका मतलब हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई यहां पर 180 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है तो 5/18 करके इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो। 18 4 72, 4 गुणा 5 20, 1 0 कट गया, 18 में 2 का डिवीजन 9 सेकंड। 9 सेकंड तो इसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ही लग गए, सिर्फ प्लेटफॉर्म के बराबर लंबाई चली 180 मीटर उसमें लग गए, टोटल 60 सेकंड लगे थे। इसका मतलब 60 सेकंड में से 9 लेस कर दिया, 51 सेकंड में ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर चल सकती है। पोल को क्रॉस करेगी तो क्या करेगी, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी तो क्या होगा, 51 सेकंड। ये आपका रिजल्ट हो गया। 28 नंबर देखना जरा, सवाल नंबर 28। देखो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, यहां पर जो डेटा दे रखा है इसके हिसाब से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20/21। और इसने क्या कहा, tan A की वैल्यू है, tan A की वैल्यू है 20/21। कौन से क्वाड्रेंट में है, ये इंपॉर्टेंट बात है, तीसरे क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आप साइन की वैल्यू भी रखेंगे, आप कोस की भी वैल्यू रखेंगे, दोनों ही वैल्यू आपकी क्या होंगी, नेगेटिव। ठीक है, कुछ भी यूज करने से पहले माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा। जो बात पूछी है उसमें ऊपर और नीचे दोनों ही, हर टर्म में साइन या कोस दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का ही अगर यहां पर इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये सब कुछ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे हाइपोटेनस का, सब कट जाएगा। तो क्या करना है आपको, 5 इंटू में साइन ए, यहां सिर्फ परपेंडिकुलर बचा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 और ये आपकी बेस की वैल्यू 21। मैं एज इट इज लिख रहा हूं, 20 लिखा, असल में मुझे क्या लिखना था, 20 और 21 की वजह से हाइपोटेनस आता उसको लिखता, और तीसरा क्वाड्रेंट है इसका मतलब इस वैल्यू को नेगेटिव बनाता, 20 अपॉन में हाइपोटेनस, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है। कोस भी नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस खत्म कर दिया, 21 बचा। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट में देखोगे कोस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, 4 गुणा में यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू आपके पास 21 है, फिर साइन चेंज होगा 5/7, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, परपेंडिकुलर कितना 20। एक मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, अच्छा इंटरचेंज करके लिख दिया भाई, इंटरचेंज करके लिख दिया, क्या करना चाहिए था, 21 अपॉन में 20 करना चाहिए था। ये 21 आ गया, ये हमारा 20 आ गया, ये हमारा 20 आ गया, ये हमारा 21। ठीक है, साइन चेंज कर ही लिए, तनाव नहीं लेना, पैटर्न आपको पढ़ाया जा चुका है कि कैसे डील करते हैं। ये 3 बार कटा,
20 गुणा 2 40 और 21 गुणा 5 105। तो यहाँ क्या बचेगा भाई, माइनस का 65। 15 लेस करोगे 80 में से, तो माइनस का 65 नीचे बच गया। रिजल्ट क्या बन गया आपका, माइनस माइनस प्लस का 1। चलो भाई अगला सवाल आपका, स्टार लगा लो इस सवाल को भी, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो बी प्लस सी बराबर ए एक्स, सी प्लस ए बराबर बी वाई, ए प्लस बी बराबर सी जेड। आपका मन करे आप वैल्यू मान करके इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अप्रोच सीखना, जब भी कभी ऐसे सवाल होते हैं ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप है इसके पास, 1/x+1, फिर यही पैटर्न उसका y में है, यही पैटर्न उसका z में है। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ पहली ही स्टेप पर फोकस करना होता है। जनरल अप्रोच से फोकस करते हैं तो प्रयास ये रहता है कि x की जगह क्या रखें। ऊपर देखोगे तो क्या आएगा, b प्लस सी अपोन में a रख दे, उससे भी काम चल जाएगा धूमधाम से, कोई समस्या नहीं है। b प्लस सी अपोन में a रखोगे, a एलसीएम आएगा b प्लस सी प्लस a, और a ऊपर आपका चला गया, a अपोन में a प्लस बी प्लस सी बचेगा। अगले में b अपोन a प्लस बी प्लस सी, अगले में c अपोन a प्लस बी प्लस सी, पूरे का एलसीएम a प्लस बी प्लस सी, ऊपर a प्लस बी प्लस सी, आपस में कट गया, रिजल्ट तो 1/9 बचा। या फिर ये देखो अगर x आपके पास है तो x के साथ क्या है, a है, तो क्या मैं इसको a से गुणा नहीं कर सकता, ऊपर नीचे, नीचे गुणा किया ax a, और ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि कॉमन लाके काट दे। जैसे ही आप ये बात देखते हो तो आप पाते हो कि ax प्लस a की वैल्यू, ax की जगह आप लिख सकते हैं b प्लस सी, तो ये बन गया b प्लस सी प्लस a और ऊपर a। अगले वाले में नीचे वाली बात तो सेम आएगी, ऊपर b आ जाएगा, नीचे वाली बात सेम आएगी, ऊपर c आ जाएगा। पूरे का जब आप एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ये इससे कट गया, रिजल्ट 1/9। ये बात मैंने आपको सीधे ही सवाल देखते ही वर्बली भी बता दी थी, तो इसमें सुधार क्या करना है, क्या इस सवाल को आप वर्बली डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस सवाल को आप वर्बली डील कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने की कोई नीड है नहीं इस सवाल में। तो चलिए भाई आज का सेशन मॉक टेस्ट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। एटलीस्ट कुछ ज़्यादा ना कर सके तो एटलीस्ट कमेंट करके ही आप बता दिया करें कि आपको ये सेशन कैसे लगते हैं। शेयर नहीं करना कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, वही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये सेशन किस टाइप के लगते हैं। और जल्दी ही एसएससी सीजीएल के लिए स्टडी IQ ऐप पर अपना कोर्स लॉन्च हो जाएगा, और आपको टेलीग्राम का जो चैनल आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था उसके ऊपर सारा का सारा वो पार्ट दे रखा है। वहीं पर एक लिंक भी दी थी इंस्टाग्राम की, कि वहाँ पर आप चाहें तो पर्सनल मैसेज करके आपको जितने भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं कि इससे रिलेटेड मेरा ये डाउट है। फिर कुछ बच्चों का सवाल था कि बैंकिंग के लिए भी कोई कोर्स लॉन्च होगा क्या। प्रयास करते हैं कि जनवरी मंथ के एंड तक बैंकिंग के लिए भी कोई समाधान निकल के आ जाए, ठीक है। क्या ये सीरीज ब्रेक हो जाएंगी, नहीं भाई, सीरीज बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होंगी, सीरीज आपकी चलती रहेंगी, आपको यूट्यूब पर भी पैरेलल में पढ़ाया जाएगा। बस उसमें क्या होता है कि यहाँ अलग अलग टाइप की अलग अलग बच्चों की डिमांड रहती है, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, तो उस वजह से फिर हमें भी प्लान करने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और रेवेन्यू भी एक दूसरा पार्ट हो जाता है कि सर्वाइव करने के लिए रेवेन्यू की भी नीड होती है, तो इस वजह से वो पैरेलल के अंदर चलेगा। यूट्यूब भी अपना धूमधाम से पैरेलल में चलेगा, मेहनत करते रहा करें। किसी भी टाइप का कोई इश्यू आता है, डाउट ग्रुप है नीचे वाला, वहाँ पर मैसेज कर दें। इंस्टाग्राम पर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। मेहनत करो जी जान लगा करके, 4 किताबें पढ़ने से आपके आने वाले 30-35 साल बदल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जी जान लगा करके 4 किताबें पढ़ लेनी चाहिए। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।